Welcome to Asia Institute. I am Arun. Today my lecture, History, मैसूर साम्राज्य। आज आप लोगों का अगला क्लास है जो मैसूर साम्राज्य से स्टार्टिंग होगा। और आपको पता है कि मैसूर जो है बहुत कम में हमारे क्षेत्रीय शक्तियों में शुमार हुआ। और आपको पता है कि मैसूर की स्थापना विजयनगर के ध्वंस पर, मैसूर की स्थापना विजयनगर के ध्वंस पर हुआ है। और वहां पे वंडेयार वंश का शासक रहता था। आपको बता दूं, वंडेयार वंश का एक मामूली सिपाही, एक आम सिपाही जिसका नाम हैदर अली था, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर हैदर अली अपनी प्रतिभा के बल पर एक आम सिपाही से 1761 में मैसूर का राजा बन बैठा। मैसूर का राजा बन बैठा और कुछ ही समय में मैसूर की गिनती भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों में से एक होने लगी। और आपको बता दूं, मैसूर का राजा बनते ही हैदर अली डिंडगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना करता है। और आपको ये भी बता दूं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठा को अपने में मिलाकर हैदर अली को परास्त करना चाहा। लेकिन हैदर अली एक बहुत बड़ा दूरदर्शिता और बहुत ही चालाक व्यक्ति था। और हैदर अली ने अंग्रेजों के रणनीति को समझ गया और हैदर अली ने मराठा और निजाम को उन्हीं के चाल से उन्हीं को मात दे दिया। मराठा और निजाम को अपने में मिलाकर और 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी और अंग्रेजों को काफी भारी क्षति पहुंचा। लेकिन आपको बता दूं, आगे ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक 1780 से 84 तक हुआ। और इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर का पलड़ा हर जगह भारी होता है। लेकिन एक जगह हैदर की हार होती है, वो भी पोर्ट नोवा में, जहां पे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। लेकिन युद्ध में अचानक हैदर अली की मौत हो जाती है, या कह सकते हो आकस्मिक मृत्यु के कारण टीपू सुल्तान हैदर अली का सन है। और टीपू सुल्तान को मैसूर का बागडोर संभालना पड़ता है। और युद्ध विराम के लिए टीपू सुल्तान ने 1784 में मैंगलोर की संधि करनी पड़ती है। और आपको बता दूं, टीपू ही एक भारत का पहला ऐसा सुल्तान है कि जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में रॉकेट छोड़ा था। और उन्होंने मराठाओं द्वारा क्षतिग्रस्त शारदा मंदिर को क्षति जो किए थे मराठा,
उनकी आर्थिक सहायता भी दी थी। और अंग्रेजों को लगा कि हमारे सामने ही टीपू, जिस चीज के लिए हम भारत में आए हैं, जिस चीज के लिए हम प्रचार कर रहे हैं कि हम भारत का ऊर्ध्वाधर कहलाएंगे या आधुनिकता का पिता कहलाएंगे, लेकिन यह हमारे समय से पहले यह रॉकेट बना दिया, जिससे अंग्रेज और भयभीत हो जाते हैं। आपको यह भी बात बता दूं, टीपू मैसूर को आधुनिक प्रशासनिक के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है और इसी संदर्भ में उसने आधुनिक कैलेंडर और नई मुद्रा प्रणाली भी लाता है। टीपू ने व्यापारिक संबंधों के लिए अपने दूत विदेशों में भेजे और साथ ही आधुनिक बंदरगाह और आधुनिक नौसेना का गठन भी किया। और आपको यह भी बता दूं, टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से काफी बेहतर संबंध था। अंग्रेजों को यह भय सताने लगा कि कहीं टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, और यह अंग्रेजों को भय सताता रहा। उल्लेखनीय है कि टीपू फ्रांसीसी क्रांति का समर्थक ही नहीं, बल्कि श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति के लिए स्वतंत्र वृक्ष लगाया था। और इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के फ्रांसीसी की एक संस्था थी जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, उस क्लब का सदस्य भी बना, जिसके लिए टीपू को नागरिक टीपू कहा गया। आपको बता दूं, टीपू सुल्तान ही एक ऐसा इकलौता व्यक्ति है जो पहली बार रॉकेट उड़ाया था। आपको बता दूं, अंग्रेजों को यही भय सताने लगा कि कहीं हम टीपू के इस पराक्रम से कहीं हम पीछे न रह जाएं। और यही कारण है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने पुनः मराठा और निजाम को आपस में मिलाया और टीपू को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कड़ी शिकस्त मिली और टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा राजपाट अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। और आपको बता दूं, जब भारत का गवर्नर लॉर्ड बेलेजली भारत आया, लॉर्ड बेलेजली भारत आया तो वह अपने साथ सहायक संधि लेकर आया। क्या लेके आया? सहायक संधि लेकर आया। और आपको ये बता दूं, सहायक संधि लेकर आया और बेलेजली ने टीपू सुल्तान को कहा कि हमारा सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश किया, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसकी सहायक संधि स्वीकार नहीं की। टीपू सुल्तान बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए 1799 में अंतिम यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते श्री रंगनाथपट्टनम के किले में मृत्यु को प्राप्त करता है। आपको पता है कि अगर मैं पीछे बैकग्राउंड में जाऊं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अभी आप देखोगे यूपीएससी का मेंस का पेपर भी देखोगे तो पूछा है, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर को रोक सकता था? यस या नो? अगर हाँ है तो इस पे आप अपना तर्क दीजिए। ऑब्वियसली रोक सकता था टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को, क्योंकि जब कॉर्नवालिस भारत आता है तो उससे यह कह के दिया, वहां पे यह कहा जाता है कि अब कंपनी कोई नई विजय नहीं करेगी, न ही क्षेत्र विस्तार। मैंने कहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का पलड़ा भारी रहा, किंतु एक जगह पोर्ट नोवा में हैदर अली का पराजय होती है, जहां ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर एयरकूट ने किया था। और हैदर अली के आकस्मिक मृत्यु के कारण टीपू सुल्तान को मैसूर का बागडोर संभालना पड़ता है। और जब टीपू ने देखा कि इस युद्ध से कोई लाभ नहीं दिख रहा है, ऐसे में टीपू सुल्तान ने
1784 में मैंगलोर की संधि की। इसके बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर के प्रशासनिक तौर तरीके और मैसूर को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और इसी संदर्भ में टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर व नई मुद्रा प्रणाली को अपनाया। टीपू ने व्यापारिक प्रगति के लिए ही अपने दूत विदेशों में भेजे और साथ ही आधुनिक बंदरगाह और आधुनिक नौसेना का भी निर्माण कराया। टीपू का फ्रांसीसियों के साथ काफी बेहतर संबंध था, जिससे अंग्रेजों को यह भय था कि कहीं टीपू फ्रांसीसियों के साथ मिलकर हमारे पर आक्रमण न कर दे। टीपू केवल फ्रांसीसियों का समर्थक नहीं बल्कि फ्रांसीसी क्रांति के समर्थन में टीपू ने श्रीरंगनाथपट्टनम के किले में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांसीसी स्वतंत्रता का क्लब जो जैकोबियन क्लब था उसका सदस्य भी था। इसलिए टीपू को नागरिक टीपू भी कहा जाता है। और आपको बता दूं, ये टीपू ही एक ऐसा भारत का पहला व्यक्ति है, या फिर कह सकते हो टीपू एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में रॉकेट उड़ाया था, जिससे अंग्रेजों ने उसको देखकर दंग खा गया और अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर मेरे सामने भारत का आधुनिकीकरण इसके तहत होने लगा तो हम लोग जिसके लिए आए हैं वो बेनामी का आएगी। इसीलिए अंग्रेज तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ लेकर टीपू सुल्तान को परास्त किए और टीपू सुल्तान हार गया, जिससे टीपू सुल्तान को अपने मैसूर का आधा राजपाट देना होता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को श्रीरंगनाथपट्टनम की संधि भी करनी पड़ती है। लेकिन इसके आगे जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है तो लॉर्ड वेलेस्ली अपने साथ सहायक ही लेकर आता है, जो उसकी सहायक की सहायक संधि स्वीकार करने के लिए उन्होंने टीपू को कहा, लेकिन टीपू उसकी सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। इसीलिए चौथे और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एक बात और ध्यान दीजिए कि 1784 में इंडिया हुआ था, जिसमें यह कहा गया था या कॉर्नवालिस को इसलिए भेजा गया था कि जाओ कंपनी अब कोई नया विस्तार नहीं करेगी या युद्ध नहीं लड़ेगी। लेकिन कॉर्नवालिस आते ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़वा देता है। हमारे यूपीएससी के मेंस में जो जीएस का पैटर्न है उसमें प्रीवियस पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा था, क्या कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोक सकता था? यदि हां तो उस पर आप तर्क दीजिए। अब हम मैसूर के आगे बढ़ते हुए हैदराबाद पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका जो है हैदराबाद है। और हैदराबाद को मैं बता दूं, जो गवर्नर वेलेस्ली के वेलेस्ली का जो सहायक संधि है सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हैदराबादी है। जानते हो वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला रियासत हैदराबादी है। आपको मैं बता दूं, हैदराबाद की शुरुआत 1724 में निजाम उल मुल्क या फिर चिनक्लिज खान के द्वारा की जाती है। निजाम उल मुल्क भी अपनी प्रतिभा से हिंदुस्तान का वजीर बनता है। और आपको यह बता दूं,
हैदराबाद जो रियासत है, बेलजली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य है या पहला रियासत बना। और बेलजली के पूछता है कभी कभी पेपरों में, बेलजली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम। तो शॉर्टकट में HMT, ये 3 है जो बेलजली के सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर। ये 3 है जिन्होंने बेलजली के सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। और आपको बता दूं, भारत के स्वतंत्रता के बाद जब अंतिम भारत से मिलने से इनकार कर दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के द्वारा कार्यवाही करते हुए हैदराबाद को भारत में मिला लेते हैं। ये छोटी छोटी रियासतें हैं, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ देते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वो आपको इसमें दे रहा हूं, जो नहीं है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा रियासत, इसके बाद तावरकोड़ है। तावरकोड़ है, आपको बता दूं, राजा मार्तंड वर्मा और राजा रवि वर्मा के समय तावरकोड़ रियासत लोकप्रिय हुई थी, जिसमें राजा रवि वर्मा चित्रकला के काफी दक्ष माने जाते हैं। उसके साथ साथ वो साहित्य, नाटक और कवि, इसीलिए राजा रवि वर्मा को भारत का लेनियार्डो वेंसिस भी कहा जाता है। ये हो सकता है आपके पेपर में पूछ दे कि भारत का लेनियार्डो वेंसिस किसे कहते हैं? राजा रवि वर्मा को भारत का लेनियार्डो वेंसिस भी कहते हैं। और अब इसके बाद एक छोटी रियासत और आएगी जो है जाट साम्राज्य। क्या है? जाट साम्राज्य। आपको बता दूं, जाट साम्राज्य ना तो कोई धार्मिक युद्ध के कारण हुआ है। जाट साम्राज्य इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे निरंकुश शासक बैठा रहता है गद्दी पर, जिसके समय में सारी रियासतें दबी हुई है, लेकिन यह ऐसा रियासत बना जो औरंगजेब के समय यह रियासत आई। और आपको बता दूं, यह जो जाट साम्राज्य है, जो जाट साम्राज्य है, यह कोई धार्मिक विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि यह किसका परिणाम था? कृषक विद्रोह के कारण हुआ था। यह कृषि विद्रोह, या कह सकते हो कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह के कारण ही यह जाट साम्राज्य लोकप्रियता हासिल की। और बता दूं, जाट साम्राज्य का स्थापना चूड़ामन व बदन सिंह ने किया था, जो भरतपुर साम्राज्य के नाम से जिसकी राजधानी डिंग बनी। और आपको बता दूं, इसी साम्राज्य का एक शासक था राजा राम, जिन्होंने अकबर के मकबरे को क्षति पहुंचाया था। और आपको यह भी बता दूं, जाटों का सबसे लोकप्रिय या कह सकते हो कि जाटों का अफलातून हम सूरजमल को कहते हैं, जिन्होंने दिल्ली पर भी सफल आक्रमण किया था। और आपको यह भी बता दूं, पानीपत युद्ध में मराठाओं का यदि कोई सहायता करता है तो आंशिक रूप से सूरजमल ही पानीपत युद्ध में मराठाओं का साथ देता है। इसके बाद एक व्यक्तित्व और आपके सामने आता है प्रीलिम्स में, जिसका नाम है जयसिंह द्वितीय। आपको बता दूं, जयसिंह द्वितीय को लोग सवाई भी कहते हैं। और जयसिंह द्वितीय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स में क्योंकि वह आधुनिक मानकों के आधार पर वास्तुशास्त्री विद्याधर के से जयपुर शहर, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। जयपुर शहर की स्थापना करवाता है। और ये जो हमारा जयसिंह है, यह प्रगतिशील विचारों से ओतप्रोत था। जैसे यह सती प्रथा,
जैसे कृतियों का विरोध करता था, विधवा पुनर्विवाह को लागू करने की कोशिश किया था। और आपको बता दूं, यह जय सिंह ही था जो भारत में नक्षत्रों और ग्रहों के जानकारी के लिए सीधा करा है। यह जय सिंह ही था जिन्होंने भारत में नक्षत्रों और ग्रहों के जानकारी के लिए 5 जगहों पर, कितने जगहों पर? 5 जगहों पर जंतर मंतर का स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है? जंतर मंतर का। 5 जगह वे हैं, पहला जयपुर, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। ये 5 जगहों पे जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर की स्थापना करता है। आज भी देखो, दिल्ली में कोई आंदोलन होता है तो जंतर मंतर पे लोग जाते हैं। वो किसका स्थापित करता हुआ है? वह जय सिंह द्वितीय के द्वारा ही किया गया था। और आपको बता दूं, यह एक खगोल सारणी भी बनाया जय सिंह, जो सम्राट को नाम जिज मोहम्मद शाही रखा। और आपको यह भी बता दूं, यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित का अनुवाद इन्होंने संस्कृत में भी किया था। ठीक, अब आगे जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो प्रीलिम्स में भी पूछता है। आपको बता दूं, मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी द्वारा किया गया है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक संचालन के लिए इन्होंने अष्टप्रधान करा है कि मराठा प्रशासनिक संचालन के लिए इन्होंने अष्टप्रधान नामक पद सृजित किए थे। जैसे आज के प्रधानमंत्री का पद होता है, उसी समय वैसा ही पद इन्होंने अपने प्रशासनिक संचालन के लिए शिवाजी ने किया था, जिसमें अष्टप्रधान में प्रमुख, जो अष्टप्रधान का प्रमुख होता है वह पेशवा पद होता है। पेशवा पद होता था। और आपको बता दूं, 1680 में शिवाजी के मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठते हैं, किंतु संभाजी औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को उसके बाप के प्रति ही भड़काने के आरोप में औरंगजेब ने एक सेना भेजा, जिसमें यह निर्देश दिया कि या तो जिंदा पकड़ के संभाजी को लाओ या फिर उसे मौत के घाट उतार दो। और वह सेना संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। और उनके भाई साहू जी को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं, 1689 से लेकर 1700 मराठा साम्राज्य का जो सिंहासन है वह अस्थायी रूप से नहीं चलाया जा सका था, क्योंकि आपको पता है 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम ने शासन तो संभाला, किंतु अस्थायी रूप से गद्दी पर नहीं बैठ सके थे और इधर उधर वह भागता ही रहे। और इसके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई, कह रहा है कि राजा राम के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी क्या होती है? ताराबाई गद्दी पर बैठती है। किंतु जब साहू जी को मुगलों से छुड़ा लिया जाता है तो गद्दी के लिए अब संघर्ष उभर गया मराठा में फिर। किंतु बालाजी विश्वनाथ के सहायता से साहू जी को छत्रपति बनाया जाता है। कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ के सहायता से साहू जी को छत्रपति बनाया जाता है। आपको बता दूं, बालाजी विश्वनाथ पेशवा क्रम के
7वें नंबर के पेशवा थे, 7वां नंबर के पेशवा थे, 7वें नंबर के पेशवा थे। और यह बालाही जी थे जो मुगलों से मराठों में, यह बालाही जी थे जो केवल साहू जी को मुगलों के कैद से रिहा ही नहीं करवाए बल्कि मराठाओं के चौथ में वृद्धि भी करवाया। अब इसके बाद बता दूं, बालाजी के बाद बाजीराव प्रथम की बात करेंगे, क्योंकि जो बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम के समय में मराठा साम्राज्य एक परिसंघ के रूप में उभरने लगा, एक परिसंघ के रूप में उभरने लगा। बाजीराव प्रथम के समय मराठा साम्राज्य तो एक परिसंघ के रूप में उभरने लगा, यानी कह सकते हो बाजीराव प्रथम जो है वह हिंदू पदशाही का प्रचार कराया, जिससे अब मराठा एक साम्राज्य से नहीं एक परिसंघ के रूप में उभरने लगा। जैसे देखो कि यह बाजीराव प्रथम का परिसंघ कैसा था, ध्यान दीजिएगा कि जो बाजीराव थे, बाजीराव प्रथम, इनका परिसंघ था कि सेंटर में क्या था इनका, पूना। पूना में कौन था, पेशवा। इसके बाद नागपुर में कौन था, भोसले। नागपुर में भोसले। ग्वालियर में सिंधिया। बड़ौदा में गायकवाड़। इंदौर में होलकर। इंदौर में होलकर। यानी अब कह सकते हो कि जो मराठा हमारे मैप में यह है, अब वो मराठा बढ़ गया, पूरा यह गुजरात पकड़ के एमपी के यह पूरा एरिया क्या हो गया, मराठा साम्राज्य में तब्दील हो गया। यानी अब मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। और अब मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि यह भी कहा जाने लगा, अब कोई यदि मुगलों का उत्तराधिकारी होगा तो मराठे ही होंगे। लेकिन बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा पद पर बैठते हैं या पेशवा बनते हैं। बाजीराव प्रथम के बाद जब बालाजी बाजीराव बनते हैं, बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बनते हैं, तो बालाजी बाजीराव को यह लगा कि हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि हमें किसी और शक्तियों की जरूरत नहीं है। इसीलिए याद रखना, ये जो बालाजी विश्वनाथ है, अरे बालाजी बाजीराव है, इन्होंने क्या किया, जो बालाजी बाजीराव है इन्होंने हिंदू पद शाही को, हिंदू पद शाही का उल्लंघन किया। अर्थात अब इन्हें किसी दूसरे शक्तियों का आवश्यकता नहीं है, अब एक खुद स्वयं से मजबूत हो चुके थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो मराठा परिसंघ था उसको क्या किए,
हटा दिए। आपको बता दूं, इसके बाद मराठा इतने शक्तिशाली हो गए कि अपने घमंड में चूर हो गए। यानी अब वो सीधा और सीधा हस्तक्षेप में या फिर दिल्ली के हस्तक्षेप, दिल्ली सल्तनत में हस्तक्षेप सीधा सीधा करने लगे। और एक चीज बता दूं, जब मराठा ने मराठा साम्राज्य से सीधे उत्तर की ओर बढ़ा तो यहां पंजाब के एरिया में पहुंचा और यहां पे अफगानिस्तान सेनापति अब्दाली का प्रतिनिधि यहां रहता था। अफगानिस्तान सेनापति अब्दाली का प्रतिनिधि यहां रहता था, लेकिन मराठाओं ने इसको यहां से खदेड़ के भगा दिया और यही पानीपत तिथि, जब मराठाओं ने अफगानिस्तान के प्रतिनिधि को भगाया और यही क्या बना, पानीपत तृतीय युद्ध का कारण, तृतीय युद्ध का कारण। अब यह युद्ध दोनों के महत्वाकांक्षा की टकराहट होने लगी, किंतु आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि हमारे देश में 3 पानीपत युद्ध हुए हैं। पहला 1526, दूसरा है 1556, तीसरा है 1761। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पानीपत युद्ध है। पहला तो जानते हो कि बाबर और इब्राहिम लोदी दूसरा अकबर बनाम राणा सांगा, अकबर और राणा सांगा। तीसरा मराठा और अफगानिस्तान। यह 3 पानीपत युद्ध हुआ था और तीसरा पानीपत युद्ध का कारण यही था कि मराठा जो सरदार था वो इतना अदूरदर्शी साबित हुआ कि मराठा सरदारों से वह पूछा नहीं और डायरेक्ट प्रत्यक्षता मराठा सैनिकों को प्रत्यक्षता युद्ध में झोंक दिया। आपको यह भी पता होना चाहिए, मराठा भले ही इतना कट्टरपंथ और तो लेकिन किला युद्ध लड़ना जानते थे, यानी पहाड़ों में छुप छुप कर लड़ना, या कह सकते हो छुपे तौर का युद्ध, यानी आम युद्ध नहीं लड़ते थे वो लोग, गुरिल्ला पद्धति के युद्ध लड़ते थे, छापामारी युद्ध। लेकिन मराठा सेनापति सदाशिवराय एक अहंकारी व दूरदर्शी साबित हुआ, जिसने किसी मराठा सरदारों से सलाह न लिया और मराठा सेनाओं को प्रत्यक्ष युद्ध में झोंक दिया और मराठा सेना को कड़ी से कड़ी शिकस्त मिली और भारी जान माल का क्षति भी हुआ। आपको बता दूं, पानीपत युद्ध में मराठा के तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी किया था, किंतु अफगानों के पास हल्की तोपें थी, वहीं मराठाओं से भारी तोपों को गतिशील नहीं बनाया जा सका था। आपको यह भी बता दूं, पानीपत युद्ध में यह सिद्ध तो नहीं किया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, परंतु यह सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन नहीं करेगा। आपको बता दूं, पानीपत युद्ध के बाद की घटनाएं, आपको पानीपत युद्ध के बाद की घटनाएं को मैं बताऊं कि पानीपत युद्ध के भारी क्षति के बाद एक बार पुनः मराठा साम्राज्य माधवराव के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और माधवराव जैसा व्यक्तित्व हैदर अली जैसे सेनापति से भी कर लिया था, किंतु माधवराव के आकस्मिक मृत्यु के कारण
मराठा का नया पेशवा नारायण राव को बनाया गया, किंतु नया पेशवा नारायण राव को बनाया गया, किंतु रघुनाथ राव ने नारायण राव को खाने में जहर दे दिया और नारायण राव की मृत्यु हो जाती है। और खुद को रघुनाथ राव ने अपने को पेशवा घोषित कर लेता है, किंतु यदि सिंधिया व नाना फर्नांडिस के नेतृत्व में 12 भाई परिषद का गठन था, जिसमें रघुनाथ राव का विरोध हुआ और उसके बाद माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। किंतु इन परिस्थितियों में रघुनाथ राव ने जाकर अंग्रेजों से मिल गया। और आपको बता दूं, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से जब गया मिला कि मुझे आप पेशवा पद दिला दो, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आपको पेशवा पद जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। और कुछ करने के लिए या पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव ने 1775 में अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर दी। सूरत की संधि कर दिया, जिससे यह मराठा सरदारों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मराठा सरदार को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी तरह 1775 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं ने अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दिया और 1789 में सलाबाई की संधि करनी पड़ी थी। अब इसके बाद आपको बता दूं, बाजीराव द्वितीय आते हैं। कौन आएंगे? बाजीराव द्वितीय। अगला शासक है बाजीराव द्वितीय। सेकंड आपको बता दूं, बाजी एक योग्य और अकुशल व्यक्ति था, जिसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए होलकर और सिंधिया के संयुक्त सैनिकों, होलकर और सिंधिया को लड़वा रहा था। लेकिन यशवंतराव होलकर ने पेशवा व सिंधिया के संयुक्त सैनिकों को परास्त कर दिया और यह बेइज्जती बाजीराव द्वितीय नहीं सह पाया। और वो भी क्या किया, 1802 में यह भी जाकर अंग्रेजों से सबसे इंपॉर्टेंट संधि बसीन की संधि कर देता है। बसीन की संधि कर देता है, जो मराठाओं सरदारों को यह स्वीकार नहीं हुआ। अतः 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा, जिसमें मराठाओं का पराजय हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंग जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसका उद्देश्य अंग्रेजों के सर्वोच्चता शक्ति में वृद्धि करना था। अतः वह मराठा क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने हेतु वह पिंडारियों को आखेटक के बहाने, आखेटक मतलब शिकारी होता है, पिंडारियों को आखेटक के बहाने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ गया। 1817 से 1818 में। और यह मराठाओं के लिए निर्णायक, और यहां पे मराठाओं का निर्णायक शिकस्त था और मराठाओं के बड़े भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मराठाओं में एक बहुत ही स्पेशल चीज है, जो एग्जाम में प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पूछ सकता है कि भैया चौथ और सरदेश मुखी क्या चीज है, चौथ और सरदेश मुखी क्या है। आपको बता दूं, मराठा साम्राज्य में राजस्व का सबसे अधिक भाग कृषि राजस्व ही था, किंतु वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इतना पर्याप्त नहीं था। इसीलिए मराठाओं चौथ लेते थे। चौथ मतलब अपने पड़ोसी राज्यों से
जो 1/4 भाग कर प्राप्त होता था उसे चौथ कहते हैं। जो सरदेश मुखी होता है, यानी हम सभी सरदारों में श्रेष्ठ हैं, और सभी सरदार जो अपना मेन सरदार को, यानी जो ऊपर के सरदार को देता था, सरदारों द्वारा जो सरदार को दिया जाता था वह उसका सरदेश होता था, यानी इसी को हम सरदेश मुखी कहते हैं। जो सरदार अपने हिस्से का 1/10वां भाग अपने सरदार को देता है वही उसका सरदेश मुखी होता है। आज की क्लास हम यहीं पे